मोदी काल में भारत की खेती किसान कैसे बर्बाद हुई है, कैसे दुनिया भर में बदनाम हो रही है और कैसे भारतीय कृषि उत्पाद यानी हमारा फल, अनाज, मसाला ये सब दुनिया की बाजारों से उठाकर फेंका जा रहा है, बैन लगाया जा रहा है। इसे लेकर बेहद चिंताजनक रिपोर्ट सामने आई है। कई सारी ऐसे खबरें आ रही हैं जो बता रही है कि जब सत्ता में बैठे लोगों का पूरा फोकस केवल विधायक और सांसद खरीदने पर होता है, प्रेस और पत्रकार खरीदने पर होता है, तो ऐसे देश का सामान दुनिया ही नहीं खरीदती है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री देश की जनता से डॉलर बचाने की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार के जो कुकर्म है वह देश में डॉलर आने नहीं दे रहे हैं और धीरे धीरे कहानी बद से बदतर की तरफ जा रही है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि किस तरह अमेरिका, चीन, जापान, यूरोपियन यूनियन, सिंगापुर, हांगकांग, नेपाल, आयरलैंड, इटली, फ्रांस, नीदरलैंड जैसे और भी तमाम देश हैं जो भारत के कृषि प्रोडक्ट और फलों को रिजेक्ट कर रहे हैं। और तो बांग्लादेश गेहूं का बड़ा भंडार खरीदने जा रहा है, लेकिन भारतीय किसान अपना प्रोडक्ट वहां बेच नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे? क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों का ध्यान केवल विधायक और सांसद खरीदने पर है, वोट चोरी और सीट चोरी करने में है। यह मामला बड़ा गंभीर है। तथ्यों और आंकड़ों को देखने के बाद दर्शक जरा सोचिए कि देश की परिस्थितियां इतनी खराब करने के बाद भी क्या कोई 12 साल की सत्ता का जश्न मना सकता है? क्या नैतिक आधार पर कोई प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से अपनी तुलना कर सकता है, जिन्होंने इस देश में खाद्यान्न के मामले में अभूतपूर्व काम किया है, हरित क्रांति लेकर आए, सिंचाई की ऐसी व्यवस्था बनाई जिसके बारे में आज नाले की गैस सिंचाई बनाने वाले सोच भी नहीं सकते, सपने में जिन्होंने खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया, क्या उनसे अपनी तुलना करने की हैसियत किसी की खेती के मामले में है? पंडित नेहरू ने तमाम रिसर्च सेंटर बनाए, अब मगर अमृतकाल में वो रिसर्च सेंटर कहाँ है? कौन सी रिसर्च कर रहे हैं? उनकी रिसर्च खेती के मामले में ही है या फिर वह भी भाजपा ज्वाइन करके विधायक सांसद तोड़ने की रिसर्च करवा रहे हैं? यह तो विश्व गुरु ही बता सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वह सच में बहुत चिंताजनक है। इसलिए पूरी वीडियो को एकदम टकटकी लगाए सुनिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात चीन की कर लेते हैं। हुआ यह है कि हाल ही में चीन ने भारत से गई हुई सूखी लाल मिर्च की कम से कम 3 खेप को रिजेक्ट कर दिया है। कह दिया है कि भारत की इस मिर्च में मेथामिडोफॉस रेसिड्यू यानी एक तरह का कीटनाशक का अवशेष पाया गया है। और इतना कहते हुए चीन ने न सिर्फ सूखी लाल मिर्च की कम से कम 3 खेप को रिजेक्ट किया है, बल्कि 3 भारतीय एक्सपोर्ट को भी सस्पेंड कर दिया है। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो कीटनाशक पाया गया यह क्या है? खबरों के अनुसार यह कीटनाशक मनुष्य के नर्वस सिस्टम यानी तांत्रिक तंत्र को प्रभावित कर सकता है। साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कीटनाशक भारत में कई फसलों पर इस्तेमाल के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन कुछ मिर्च उत्पादक किसानों ने इसका इस्तेमाल कर दिया है। इसके कारण ऐसी समस्या पैदा हो सकती है। अब समझने वाली बात यह है कि चीन द्वारा भारत की मिर्ची खरीदना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए क्योंकि
चीन लाल मिर्च का यानी भारतीय लाल मिर्च का सबसे बड़ा खरीदार है। खासकर तेजा वैरायटी की मिर्च चीन में बड़े पैमाने पर खरीदी जाती है। चीन हर साल भारत से लगभग 1.5 से 1.9 लाख टन तेजा वैरायटी की मिर्च खरीदता है। साल 2024-25 में भारत का चीन को केवल चिली एक्सपोर्ट 2.36 लाख टन तक पहुंच गया है, जबकि टोटल एक्सपोर्ट भारत का मिर्च के मामले में 7.6 लाख टन था, यानी लगभग 1/3 भारतीय मिर्च केवल चीन जा रही है। इसके साथ ही यह जो चार्ट है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो साल 2020-21 से लेकर साल 2024-25 के आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की मिर्च जो चीन को एक्सपोर्ट की जा रही है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है। मिर्ची ज़्यादा जा रही है लेकिन उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, यानी चीन लगातार भारत की मिर्चा का दाम घटाता जा रहा है। साल 2025 में जिस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ी उस हिसाब से वैल्यू नहीं बढ़ी। अभी चीन ने जो मिर्ची रिजेक्ट किया है उसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहला वो तो कीटनाशक वाला, यानी जिसे खाने से लोगों की तबीयत खराब हो सकती है, नुकसान हो सकता है, और दूसरा कारण बताया कि कमर्शियल प्रेशर। कहा जा रहा है कि चीन ने पिछले 2 सालों में जब मिर्च के दाम कम थे तो भारतीय मिर्च की भारी स्टॉक खरीद के रख लिया, स्टॉक जमा कर लिया, इसलिए वो क्वालिटी का बहाना देकर कीमत गिराना चाहता है। यानी कोई बहाना देकर रिजेक्ट कर दो ताकि भारत के निर्यातक मजबूर हो जाए दाम घटाने के लिए। समझने वाली बात यह है कि अभी तक मिर्ची की ये खेप वापस नहीं आई है, लौट के वापस नहीं आई है। भारतीय एक्सपोर्ट भी मजबूर है, वो भी चाहते हैं कि दाम निगोशिएट करके किसी तरह चीन को मिर्ची बेच दी जाए, सस्ते में ही सही। अब इस मामले में भारत के लिए समस्या ये है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चिली एक्सपोर्टर है और चीन इसका सबसे बड़ा खरीदार है। अगर चीन लंबे वक्त तक ऐसी सख्ती रखता है तो भारतीय निर्यातकों को नुकसान होगा, किसानों को दाम कम मिलेगा और भारतीय मसाला बाजार के वैश्विक रेपुटेशन पर असर पड़ सकता है। यानी दुनिया में हमारी बदनामी होगी तो पूरी दुनिया सावधानी से हमारा माल खरीदेगी। उधर उनकी सावधानी बढ़ी तो इधर भारतीय किसानों की समस्या बढ़ेगी। चीन का मामला आपने देख लिया। अब बांग्लादेश, चलिए, बांग्लादेश ने हाल ही में 50,000 टन मिलिंग व्हीट यानी आटा बनाने वाली गेहूं इंपोर्ट के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है। यानी बांग्लादेश को 50,000 टन गेहूं खरीदना है दुनिया के बाजार से। लेकिन समस्या ये है कि बांग्लादेश ने जिस क्वालिटी का गेहूं मांगा है उस क्वालिटी में भारत का टिकना बहुत मुश्किल है। माना जा रहा है कि दरअसल 9 जून को बांग्लादेश ने 50,000 टन गेहूं खरीदने का टेंडर निकाला, जिसकी बोली 24 जून को बंद होगी। बांग्लादेश ने गेहूं खरीदने में कुछ महत्वपूर्ण शर्तें लगा दी है, जैसे मिनिमम टेस्ट वेट 76 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर मांगा गया है और डॉकेज यानी कचरा बहुत कम चाहिए, कचरा लगभग 1% मांगा गया है। अब ये जो शर्तें बांग्लादेश ने लगाई है इसका मतलब जरा समझ लीजिए। टेस्ट वेट का अर्थ होता है कि गेहूं का दाना कितना भरा हुआ है, यानी क्वालिटी में कितना मजबूत है। बांग्लादेश ने 76 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर मांगा है, लेकिन भारतीय गेहूं आमतौर पर 72 से 74 किलोग्राम प्रति हेक्टोलीटर के आसपास होता है। यानी बांग्लादेश की शर्तों पर भारतीय गेहूं का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल भी टिक नहीं पाता है। इसके साथ ही भारतीय गेहूं में जो डॉकेज होती है वो अक्सर 2% से ऊपर होती है, जबकि बांग्लादेश 1% से नीचे चाहता है। यानी जो 2 प्रमुख शर्तें बांग्लादेश में लगाई गई उन दोनों ही शर्तों पर भारत का गेहूं बड़ी मात्रा में टिक नहीं पाता। हाँ, बहुत ही कम मात्रा में मध्य प्रदेश का कुछ गेहूं इन शर्तों को पूरा कर सकता है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा जैसा होगा। इसके अलावा एक बात और समझने वाली है, भारत का गेहूं रशिया,
यूक्रेन जैसे देशों की तुलना में 25 से 30 प्रति टन महंगा पड़ सकता है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश पहुंचकर भारत की गेहूं $310 से $315 प्रति टन हो जाता है और एशिया यूक्रेन का गेहूं इसके तुलना में 25 से $30 सस्ता पड़ रहा है। अब जरा सोचिए कि भारत का गेहूं पड़ोसी देश बांग्लादेश को एक तो महंगा भी पड़ सकता है, दूसरे क्वालिटी भी नहीं मिलेगी, तो भला कौन खरीदेगा। सवाल यह है कि भारत को गेहूं में क्वालिटी क्यों नहीं है और महंगा क्यों पड़ रहा है। तो इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, इनका हल निकालने के लिए, इनको सोल्व करने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र होते हैं। इन केंद्रों का काम होता है कि समय समय पर देश के खेती पर निगरानी करें, देखें कि वहां पर खाद और बीज कैसा प्रयोग हो रहा है, कीटनाशक कैसा प्रयोग हो रहा है, किसान का कितना खर्च आ रहा है, उसकी लागत को कैसे घटाएं, कैसे कम लागत में ज़्यादा उत्पादन लाएं, कैसे अपने प्रोडक्ट को सस्ता रखें ताकि ग्लोबल मार्केट में भारतीय उत्पाद टिक सके, क्वालिटी में भी और कीमत में भी। वहाँ कहाँ कमी है उसको सुधारा जाए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन जरा पता लगाइए कि भारत के तमाम कृषि अनुसंधान केंद्र क्या कह रहे हैं। कहीं जनता उनका भी पूरा फोकस महामानव की छवि बनाने में तो नहीं लगा दिया है। जरा पता लगाइए कि वहाँ भी तमाम महत्वपूर्ण पदों पर किसी एक विचारधारा के लोगों को तो नहीं ठूस दिया गया है। निठल्लों को जरा पूछिए भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से कि वह किस दुनिया में है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा खेती जिन फसलों की होती है, अगर वही फसल वैश्विक बाजार में टिकने की हैसियत नहीं रखते तो फिर इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। क्योंकि हम कृषि प्रधान देश रहे और हमारी फसलों की क्वालिटी इतनी खराब, भारत में इस साल गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है 120.65 मिलियन टन यानी 12 करोड़ टन के आसपास, लेकिन क्वालिटी में थोड़ी सी कमी रह गई है। रिपोर्ट्स के माने तो भारत बांग्लादेश वाला टेंडर नहीं जीत पाएगा, लेकिन अन्य बाजार में मौका मिल सकता है। परंतु समझने वाली बात यह है कि यह बात तो पूरी दुनिया में फैलेगी, न कि भारतीय गेहूं की क्वालिटी ठीक नहीं है। भले ही हमारा गेहूं दुनिया में कोई और देश खरीद ले, लेकिन क्या उसकी वही कीमत मिलेगी जो मिलनी चाहिए? नहीं, जैसे क्वालिटी वैसी कीमत मिलेगी। और क्वालिटी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिसे कहीं ना कहीं भारत की सरकार भूल चुकी है, वरना इतना खराब हाल नहीं होता है। बात सिर्फ मिर्च और गेहूं की नहीं है। हाल ही में खबर आई है कि चीन ने हमारे चावल को भी रिजेक्ट कर दिया है। करीब 70 कंसाइंट रिजेक्ट हुए हैं। साथ ही साथ 3 निर्यातकों के इंपोर्ट लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। कारण बताया गया है कि जीएमओ की उपस्थिति। लाल मिर्च वाला मामला मैंने आपको बताया ही। इसके अलावा भारतीय कंपनियों के प्रोडक्ट जैसे SMDH और एवरेस्ट के मसाले हांगकांग, सिंगापुर और नेपाल में बंद कर दिए गए हैं। पिछले दिनों में उन पर बैन लगा दिया गया है, माल वापस भेज दिया गया है। इसमें एथिलीन ऑक्साइड पाया गया था। यानी भारत में जो तमाम फूड एवं सेफ्टी विभाग हैं वो भी अपना काम नहीं कर रहे हैं। भारत का चावल और बासमती चावल यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर पर ही उसके कंसाइनमेंट को रोक दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ भी पेस्टिसाइड का मामला था। जो ऑर्गेनिक ब्राउन बासमती राइस होता है उसको आयरलैंड और माल्टा ने नहीं खाने की चेतावनी दे दी है अपने ही देश में और वापस भेज दिया। यहाँ भी एथिलीन ऑक्साइड का मामला था। भारतीय मसाले जैसे जीरा, इसको यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, नीदरलैंड, नॉर्वे जैसे कई देशों ने रिजेक्ट कर दिया है। तिल, इसमें भी पेस्टिसाइड के कारण रिजेक्ट किया गया है।
इसके अलावा कई अन्य मसालों को भी दुनिया का कई बाजारों ने रिजेक्ट कर दिया है। भारत की मूंगफली, इसे भी नीदरलैंड और यूरोपियन यूनियन ने रिजेक्ट किया है। हमारी हल्दी, मिर्च पाउडर, मेथी, धनिया जैसी तमाम चीज़ों को कई देशों ने रेट किया है। अब आप लोग जरा याद रख करिए कि भारत में किसी दुकानदार को या सप्लायर को यदि अपनी कोई चीज़ बेचनी होती है तो वो यह दावा करता है कि यह प्रोडक्ट एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, यानी जो सबसे बेहतर होता है वह विदेश में जाता है। तो जब सबसे बेहतर का हाल यह है कि दुनिया के कई देश उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, बैन लगा रहे हैं, वापस भेज रहे हैं, तो फिर भारत में जो गड़बड़ वाला माल बिक रहा है उसका हाल क्या होगा। आप सोचिए कि जो सबसे बेहतरीन माल विदेश भेजना है उसका हाल यह है कि उसमें तरह तरह के पेस्टिसाइड और जाने कौन कौन से केमिकल पाए जा रहे हैं जो मानव शरीर के लिए नुकसानदायक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जब सबसे बढ़िया वाला रिजेक्ट हो रहा है तो उसमें गड़बड़ी है, तो खराब वाला जो हमको आपको मिल रहा है उसका हाल क्या होगा। जब भारत में अमृत काल चल रहा है और फर्जीवाड़े का कोई अंत नहीं रह गया है, उस दौर में सोचिए कि हम आप जो खा रहे हैं उसका हाल क्या है। और इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में यानी साल 2025 में अमेरिका ने हमारा आम रिजेक्ट किया, 15 शिपमेंट रिजेक्ट हुई। बाद में इन आमों को फेंकना पड़ा, सड़ाना पड़ा। अभी साल 2026 में जापान ने हमारा आम सस्पेंड कर दिया है, बैन लगा दिया है। यूरोपीय यूनियन ने भी पेस्टिसाइड अलर्ट भेजा है। नेपाल ने भी कथित रूप से भारतीय आमों पर बैन लगा है और ज़्यादातर मामलों में आरोप वही है जो पेस्टिसाइड वाला, यानी भारतीय किसानों को मालूम ही नहीं है कि किस फसल में कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और करना है कि नहीं करना है। तथा यह जिम्मेदारी, ये काम सरकार का होता है कि वो अपने किसानों को बताए, समझाएं, मुहैया कराएं। कृषि संबंधित संसाधनों का होता है। लेकिन आप जरा देखिए कि क्या सरकारों का कोई ध्यान इस तरफ है? क्या उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है कि दुनिया भर के देश भारतीय सामान रिजेक्ट कर रहे हैं और हमारे कृषि प्रोडक्ट रिजेक्ट हो रहे हैं? यह हमारे लिए कितना बड़ा शर्मनाक मामला है कि भारत का आम, चावल, मिर्च, मसाले, जीरा, तेल, बासमती चावल, मोरिंगा, मूंगफली जैसे प्रोडक्ट दुनिया भर में क्वालिटी के कारण रिजेक्ट हो रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? समझने वाली बात यह है कि मामला सिर्फ कुछ प्रोडक्ट के रिजेक्ट होने या बैन लगाने का नहीं है। यह मामला भारत के बाजार पर संदेह पैदा होने का है। दुनिया भर में जब यह बात फैलेगी तो भारतीय कृषि प्रोडक्ट इतने खराब हैं